नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 6 अगस्त 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल टी सेशन का ये वीडियो होगा। वीडियो आने में थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन कल से हम लोग समय पर ही वीडियो को करेंगे। आज हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं, तो FCRA में अभी जब मैं वीडियो बना रहा था उसी दौरान सदन में से पेश किया गया है और संशोधन इसका किया जाएगा। संशोधन में जो चीज़ें की जाएंगी उसके बारे में हमने परसों ही अध्ययन कर लिया था। तो FCRA जब पास हो जाएगा दोनों सदन में तो उसके बाद इसको एक बार और पढ़ा जाएगा, डिटेल में समझा जाएगा। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत सरकार के द्वारा जजों की संख्या वृद्धि को लेकर के मनी बिल करके क्यों लाया गया है। जजों की संख्या वृद्धि के लिए मनी बिल क्यों लाया गया है, इसको ज़रा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा RBI ने रेपो रेट को उतना ही बना करके रखा है और कहा है कि हमारी इकॉनमी जो है बढ़ती रहेगी। ग्लोबल जो उठापटक मचा हुआ है वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण, उससे कोई खास प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ने वाला है। तो इस टॉपिक को भी देखेंगे हम लोग, और भी टॉपिक है एक एक करके देखते चलते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है आज का। सबसे पहला टॉपिक यही है कि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 और धन विधेयक का विवाद। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को लेकर के एक प्रावधान ला रही है, लेकिन उस प्रावधान को, संशोधन को जो ला रही है वो मनी बिल के तौर पर लाया जा रहा है। मनी बिल तो होता है संचित निधि पर अगर कोई चीज़ भारित किया जाए या हटाया जाए तो उससे जुड़ा हुआ होता है। आर्टिकल 110 में हम लोग मनी बिल की परिभाषा को पढ़ते हैं। लेकिन जजों की संख्या जो है ये मनी बिल से किस प्रकार से संबंधित हो सकता है, तो इसी का ज़रा हम लोग अध्ययन करेंगे। राज्यसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित किया, जिसका उद्देश्य भारत के CJI सहित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 34 से बढ़ा करके 38 करना है। 34 से कितना कर देना है, 38, यानी कि 37 + 1 करना है। 1 CJI हैं और 37 जज साहब हैं। ये 34 था तो 34 से 38 हमें करना है। लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके इस विधेयक को धन विधेयक के रूप में पारित किया गया। 2019 में जब अदालत की क्षमता 34 की गई थी, 31 से बढ़ा करके 34 किया गया था, तभी सरकार ने मनी बिल के तौर पर ही इसे पेश किया था। तभी सरकार ने इसको मनी बिल के तौर पर ही पेश किया था। उद्देश्य व कारणों के विवरण इसमें शामिल खर्च का हवाला दे करके सरकार हमेशा से कहती आ रही है कि जज साहब वगैरह जो होते हैं इनकी सैलरी वगैरह जो है भारत की संचित निधि पर भारित होती है। इसलिए संचित निधि पर जैसे ही भारित है तो संचित निधि पर कुछ भी हम भारित को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, कोई टैक्स लगाएंगे हटाएंगे, सब आपके आर्टिकल 110 में आ जाता है, मनी बिल के तहत में आ जाता है। इसलिए संचित निधि पर चूँकि भार बढ़ रहा है, पहले 34 न्यायाधीशों की सैलरी जाती थी, अब 38 की जाएगी, इसलिए इसको हम लोग मनी बिल मानेंगे। अब जैसे ही किसी को मनी बिल घोषित किया जाता है वैसे ही राज्यसभा की शक्तियाँ जो हैं यहाँ पर सीमित हो जाती है, यानी कि लोकसभा को वरीयता प्राप्त हो जाती है। संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है, जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें केवल लोकसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता होती है, जिससे राज्यसभा को दरकिनार किया जा सकता है। सरकार ने प्रमुख कानूनों को धन विधेयक के रूप में पारित करने के लिए अनुच्छेद 110(1)(g) पर बहुत अधिक भरोसा किया है और सरकार बार बार इसी का प्रावधान यूज करके अपने काम निकालती रहती है। क्या किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जा सकता है? यह मूलभूत प्रश्न वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों के संविधान पीठ के विचाराधीन है कि किस प्रकार के विधेयक को धन विधेयक के रूप में सरकार जो है वो पेश कर सकती है, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको अंतिम रूप से प्रमाणित करने का काम पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है। तो पीठासीन अधिकारी जब किसी को धन विधेयक कह देते हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू नहीं किया जा सकता है, उस पर फिर से जुडिशियल रिव्यू किया ही नहीं जा सकता है। इसके कारण से वो अंतिम रूप से धन विधेयक के रूप में ही पारित किया जाता है। धन विधेयक क्या है, भारत के संविधान में क्या बनाया गया है, किस प्रकार से बनाया गया है, इसको ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान में UPSC प्रीलिम 2025 में धन विधेयक से जुड़ा हुआ बहुत ही शानदार सवाल पूछा गया आर्टिकल 109 से। आर्टिकल 109 में भी धन विधेयक की चर्चा हमें देखने को मिलती है। भारतीय संविधान में धन विधेयक विशेष प्रकार का वित्तीय विधेयक है, विशेष रूप से कराधान, सार्वजनिक व्यय, संचित निधि से संबंधित मामलों से संबंधित होता है। ये 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक तभी माना जाएगा जब उसमें क्या क्या चीज़ें हों, द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स
कर को लगाना, समाप्त करना, छूट देना, बदलना या विनियमित करना, ये अगर शामिल हो तो वो धन विधेयक हो सकता है। सरकार द्वारा धन उधार देने लेने का विनियम जो है ये भी इसी में मौजूद है। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की कस्टडी, इन निधियों में धन जमा करना या निकालना, यहीं से सुप्रीम कोर्ट के जज साहब वाला जो एक्ट है संशोधन जो है उसको संचित निधि के ऊपर भारित दिखा करके धन विधेयक घोषित किया जा रहा है। भारत की संचित निधि धन का विनियोग, किसी व्यय को भारत की संचित निधि भारित व्यय घोषित करना, ऐसे किसी व्यय के लिए राशि बढ़ाना, भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखा के मुद्दे पर धन प्राप्त करना, ये सब के सब जो हैं किस में शामिल हैं, ये सब के सब धन विधेयक कहलाते हैं। हर धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है। वित्त विधेयक जो फाइनेंस बिल आर्टिकल 117 में है, धन विधेयक आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक आर्टिकल 110 प्लस कोई भी सामान्य विधेयक जो है ये दोनों मिलकर के फाइनेंस बिल अर्थात वित्त विधेयक आर्टिकल 117 का निर्माण करते हैं। इसलिए धन विधेयक तो वित्त विधेयक होगा, वित्त विधेयक धन विधेयक होगा ही नहीं। क्या अपवाद, क्या धन विधेयक नहीं है? स्पष्ट करता आर्टिकल 110(2) कि कोई विधेयक केवल इसलिए धन विधेयक नहीं माना जाएगा क्योंकि वह निम्नलिखित का प्रावधान करता है: जुर्माने या अन्य आर्थिक दंड, लाइसेंस या सेवा शुल्क का मांग या भुगतान, स्थानीय उद्देश्यों के लिए किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाया गया कर, ये सब इसमें शामिल नहीं होते हैं। अनुच्छेद 109 भी है। संविधान धन विधेयक को पारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया निर्धारित करता है ताकि लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन के वित्तीय सर्वोच्चता स्थापित किया जा सके। लोकसभा को अधिक शक्तियां मिलती है, इसमें राज्यसभा की शक्तियां कम हो जाती है। इसे केवल राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। यही वो प्रीलिम फैक्ट है जहाँ से आपसे सवाल पूछा जाता है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियाँ अधिक सीमित हैं। 14 दिन के भीतर उसे पारित करना होता है, नहीं तो वह स्वतः पारित मान लिया जाता है। वो इसमें संशोधन के लिए सुझाव तो दे सकती हैं, लेकिन संशोधन कर नहीं सकती हैं, कुछ भी बदलाव नहीं कर सकती है, कुछ भी उनका अधिकार धन विधेयक के मामलों में नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति की शक्तियाँ, अध्यक्ष का निर्णय, यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। लास्ट डिसीजन जो है ये इन्हीं का होता है। प्रमाणीकरण, जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो उस पर अध्यक्ष का हस्ताक्षर वाला प्रमाण पत्र होना चाहिए कि यह एक धन विधेयक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलेगी। जब कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो वो या तो अपनी स्वीकृति दे सकते हैं या रोक सकते हैं, लेकिन सदन को पुनर्विचार के लिए विधेयक को वापस नहीं भेज सकते हैं। सामान्यतः राष्ट्रपति स्वीकृति दे देते हैं क्योंकि इससे पूर्व अनुमति से ही पेश किया जा सकता है, नहीं तो इसे पेश ही नहीं किया जाएगा। तो पूर्वानुमति आवश्यक होता है, लेकिन उस पर नोट लगा रहेगा किसका, तो सदन के अधिकारी का, जिस पर पीठासीन अधिकारी का, लोकसभा का अध्यक्ष का, जिस पर लिखा रहता है कि यह एक धन विधेयक है, आप भी इसे अनुमति देने की कृपा करें। इस प्रकार से धन विधेयक की पूरी प्रक्रिया आपको याद होना चाहिए। कभी भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वाला मामला जो है क्यों लाया गया, तो सरकार का तर्क एक ही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 34-37 करने का अर्थ है कि 4 अतिरिक्त पदों का सृजन भारत की संचित निधि से सीधा और भारी खर्च शामिल होगा, जिसके कारण सरकार ने कहा है कि चूंकि संचित निधि पर इसका भारी पड़ रहा है प्रभाव, तो इसलिए यह भी धन विधेयक होगा। सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि निम्नलिखित तो व्यय किया जाएगा: 4 नए न्यायाधीश, उनके आवश्यक व्यक्तिगत कर्मचारी के वेतन भत्ते, किराया मुक्त अधिकारी का आवास, उनकी साज सज्जा, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, वाहन, कार, अन्य गतिविधियाँ जो होती हैं उन सभी के लिए भारत सरकार पैसे खर्ची करती है, और ये सब के सब जो है धन विधेयक पर में आएगा। इसलिए ये जो है यह एक संचित निधि पर भारित माना जाएगा। इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये प्रावधानों को संवैधानिक आधार क्या है वो तो मैंने सब बता दिया है आपको। आलोचना और तर्क यही है कि दरअसल में सरकार राज्यसभा में शक्तिशाली नहीं है, इसलिए राज्यसभा को दरकिनार करने के लिए हमेशा ही लोकसभा में किसी भी बिल को धन विधेयक के तौर पर पेश कर देती है, जिससे राज्यसभा की शक्तियां यहाँ पर सीमित हो जाती है, कम हो जाती है, सरकार अपना काम निकाल करके ले जाती है। इसको ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। RBI कीप इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड, और कहा है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तेज़ी से बढ़ती रहेगी। प्रमुख नीतिगत दरें और रुख क्या है सरकार का, भाई RBI का क्या है। RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC इसको कहा था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी,
दरअसल में ये क्या करता है, देश में मुद्रा की प्रवाह को रेगुलेट करने का काम करता है। प्रवाह ज़्यादा कर सकता है, प्रवाह कम भी कर सकता है। अगर मौद्रिक नीति लूज मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी तो देश से मुद्रा का प्रवाह बढ़ जाएगा, जिससे सस्ते लोन मिल सकते हैं, आपको सस्ते लोन मिलेंगे, सस्ती चीज़ें मिल सकती हैं, लोन मिलना आसान हो जाता है, यानी कि मार्केट में लोगों के पास पैसा का फ्लो बढ़ जाता है। वहीं पर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, मुद्रा का फ्लो जो है ये कम कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, लोन महंगे हो जाएंगे। कोई गाड़ी खरीदना चाहेगा तो गाड़ी नहीं खरीदेगा, हाउस खरीदना चाहेगा तो घर नहीं खरीदेगा, वो सब चीज़ें पर थोड़ी सी की कमी आ जाती है। तो सरकार को दोनों ही चाहिए होता है, इसलिए एमपीसी की बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है कि एमपीसी का निर्णय क्या हुआ है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एमपीसी ने सावधानी बरतने का विकल्प तटस्थ नीतिगत रुख बनाए रखा है। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप उधार जमा दरें स्थिर रहने की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि होम, वाहन, गोल्ड लोन लेने वाले ईएमआई में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। वृद्धि और मुद्रास्फीति का अनुमान क्या है? आरबीआई ने कहा है कि वित्त वर्ष 27 के लिए अपने विकास अनुमान को 6.6% से बढ़ा करके 6.7% कर दिया गया है। इसके विपरीत केंद्रीय बैंक ने अपने मुद्रास्फीति अनुमान को भी घटा दिया, यानी कि महंगाई घटेगी, महंगाई हमारी 5% पर आ जाएगी और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका रफ्तार जो है वो 6.6 से 6.7 हो जाएगा। वैश्विक अनिश्चितता बहुत ज़्यादा मची हुई है, इसके बावजूद हम जो हैं वो बेहतर कंडीशन में हैं और बेहतर कंडीशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। आरबीआई ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा की है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा जो बदलाव नहीं किया गया है इसका हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या प्रभाव है, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन इस प्रीलिम फैक्ट को ज़रा देखिए कि आरबीआई ने घोषणा किया है कि चूँकि कागज़ वाले नोट जो होते हैं पुराने हो जाते हैं और पुराने होने के साथ साथ पसीना भीगने के कारण, हाथ से हाथ में जाने के कारण से इन पर दाग लग जाता है या अजीब से काले से दिखने लग जाते हैं पुराने से। तो आरबीआई ने कहा है कि अब हम प्लास्टिक करेंसी लॉन्च करने वाले हैं, प्लास्टिक की मुद्रा। आरबीआई प्लान टू लॉन्च पॉलीमर बैंक नोट्स एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 28। आरबीआई अगले वर्ष प्लॉलीमर प्लास्टिक बैंक नोट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। प्रारंभ में जनता को ये नए नोट छोटे मूल्य वर्ग विशेष रूप से 10 रुपये और 20 रुपये में प्राप्त होंगे। परीक्षण के तौर पर 10 रुपये 20 रुपये के 100 करोड़ नोट पेश किए जाएंगे, जिनका कुल मूल्य 3000 करोड़ रुपए होगा। तो 3000 करोड़ रुपए का टोटल जो प्लास्टिक करेंसी है उसको देश भर में पहले लाया जाएगा आरबीआई के द्वारा। पहले जो पैसा लाया जाएगा वो 500 और 1000 में नहीं होगा, 500 और 200 का नोट नहीं होगा, बल्कि छोटे मूल्य के होंगे, 50 के, 10 के, 20 के, इस वर्ग मूल्य के जो नोट हैं वो इसमें शामिल होंगे। पॉलीमर नोटों के उद्देश्य और लाभ क्या होते हैं? छोटे मूल्य वर्ग के नोटों का वेग अधिक होता है, अधिक बार हाथ बदलते हैं, उनके फटने का खतरा अधिक होता है। पॉलीमर नोटों का जीवन काल प्रारंभिक कागजी मुद्रा की तुलना में 2 से 4 गुना अधिक माना जाता है कि पॉलीमर मुद्राएं जो हैं यह जल्दी खराब नहीं होती। आरबीआई की सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने हाल ही में इस परियोजना के लिए तत्काल आवश्यक के रूप में 304 करोड़ पॉलीमर सीट के लिए एक वैश्विक ग्लोबल टेंडर भी जारी किया है। प्लास्टिक नोट पेश करने का आरबीआई का दूसरा प्रयास है। विभिन्न जलवायु जैसे कोच्चि, शिमला में 100 करोड़ 10 रुपये के नोटों का परीक्षण करने की पिछली योजना कुछ तकनीकी कारणों के कारण विफल रही थी, जिसके कारण आरबीआई उसे लॉन्च ही नहीं कर पाई थी। तो पिछले कई वर्षों से आरबीआई सोच रही है कि इसे लॉन्च करें, लेकिन नहीं कर पा रही है क्योंकि कुछ न कुछ टेक्निकल एरर आ ही रहे थे। किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? इसको बीओपीपी कहा जाता है। जनरली विश्व स्तर पर जो करेंसी वगैरह को बनाने के लिए पॉलीमर उपयोग होता है उसको बीओपीपी कहते हैं, बाई एक्सेली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन, ये इसको कहा जाता है, पॉलीप्रोपाइलीन, इसको ज़रूर याद रखिएगा, बीओपीपी इसका नाम है। इसी पॉलीमर का जनरली उपयोग किया जाता है प्लास्टिक करेंसी के बनाने में। इसका यह विशेषता क्या है भाई इसकी? यह पारंपरिक कागज़ की तरह पानी, पसीना, गंदगी नहीं सोखता, जिससे नोट लंबे समय तक साफ और चमकदार रहता है। बीओपी में पारदर्शी खिड़कियां और अन्य उन्नत सुरक्षा विशेषताएं आसानी शामिल की जा सकती हैं, जिससे इसकी नकल करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो नकल भी इसका नहीं होगा आसानी से, और उसके साथ साथ क्या हो सकता है, उसके साथ साथ इसका लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण से भारतीय रुपया जो है
वो हमेशा नया ही दिखेगा। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ड्यूरेबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। अब ज़रा समझते हैं कि देश में अनचेंज रेपो रेट का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, ज़रा समझने का प्रयास कीजिएगा। आम उपभोक्ता और कर्जदाताओं पर प्रभाव। जब रेपो दर स्थिर रहती है तो बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेने की लागत नहीं बढ़ती। अब बैंक को जितना पर कर्ज मिल रहा तो उतना पर ही बनेगा। इसके परिणाम स्वरूप होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन की ब्याज दरें स्थिर रहती है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ती हैं। जमाकर्ताओं पर प्रभाव। अगर आपने जमा किया हुआ है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? रेपो रेट न बदलने का अर्थ है कि बैंकों को जमा दरें बढ़ाने की कोई तात्काल आवश्यकता नहीं है, इसलिए एफडी बचत खाते पर जो ब्याज मिल रहा था आपको वो वैसा ही मिलता रहता है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रभाव ना, सवाल आपसे यही पूछेगा कि ये बताओ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा हमारे रेपो रेट अनचेंज रखे गए हैं, निम्न में से कौन कौन से प्रभाव पड़ सकते हैं इस अनचेंज होने के कारण, उसकी पहचान करिए। अब वहाँ पर आपको पहचान करना पड़ेगा कि हाँ ये प्रभाव पड़ सकता है क्या, तो इसको ज़रूर ध्यान से करिएगा। महंगाई और विकास का संतुलन। विकास को समर्थन, महंगाई पर नज़र, जिसके कारण से महंगाई भी क्या रहेगा, सीमित रहेगी। व्यापार और निवेश क्षेत्र। नीतिगत स्थिरता और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बाजार की भावनाएं। शेयर और रियल एस्टेट बाजार जो हैं इनमें भी स्थिरता के साथ साथ ग्रोथ देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार जो है वो स्थिर है, सरकार के साथ साथ उसकी पॉलिसी भी स्थित है, और सरकार ने भी कहा है कि हम इसी पॉलिसी रेट के साथ में आने वाले वर्षों में हम लोग ग्रोथ भी अच्छा खासा हासिल कर लेंगे। इसको ज़रूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। आपने सोशल मीडिया पर शायद ये फ़ोटो देखा होगा कि हज़ारों की संख्या में लोग जो हैं स्पेन में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। अब स्पेनिश सेना ने फिर सबको मार मार के भगाना शुरू किया, गोली तो नहीं चलाई लेकिन लोगों को भगाना शुरू किया था। ये अफ्रीका में इस तरह की चीज़ें हुई हैं। क्या नाम है इस जगह का? इस जगह का नाम है सेऊटा। क्या नाम है इसका? सेऊटा। ज़रा मैप पर देखिए कि कहाँ पर हुआ है। दरअसल में ये स्पेन है और ये मोरक्को है, लेकिन मोरक्को में ही यहाँ पर अफ्रीका के बिल्कुल ही ईस्ट में नॉर्थ में यहाँ पर ये छोटा सा जगह दिख रहा है आपको, ये काला और वाइट, ये सेऊटा इसको कहते हैं। यह स्पेन की टेरिटरी है जो कहाँ पर है, अफ्रीका के लैंड एरिया पर यह स्थित है सेऊटा। तो यहीं पर ये सारे घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद से ये जगह जो है पूरे दुनिया में चर्चा में आ गया है। सेऊटा प्रवासन संकट। भौगोलिक महत्व। जुलाई 2026 में स्पेन के स्वायत्त शहर सेऊटा में एक बड़ा प्रवासन संकट उत्पन्न हो गया। 60,000 प्रवासी ने मोरक्को से सीमावर्ती क्षेत्र प्रवेश करने का प्रयास किया। 60,000 लोग एक साथ आए और उन्होंने इसको तोड़ कर घुसने का प्रयास किया। सब तोड़ फोड़ मचा दिया चारों तरफ। सेऊटा भौगोलिक अवस्थित। सेऊटा अफ्रीका के उत्तरी तट पर स्थित स्पेन का एक स्वायत्त शहर है। यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, और ये कौन सा है भाई? तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इसको कहा जाता है। यहाँ पर स्पेन है, ये मोरक्को है, यहाँ पर जिब्राल्टर है जो मेडिटेरियन सी और नॉर्थ अटलांटिक सी को जोड़ने का काम करती है। यह मोरक्को के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जिब्राल्टर जल भूमध्य के ठीक सामने स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 18.5 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि छोटा सा स्पेन का यह स्वायत्त एरिया है जहाँ पर सारे के सारे घुस आए थे एक साथ। सेऊटा, मेलिला, प्लाज़ा डे सोबेरानिया अफ्रीकी मुख्य भूमि पर स्थित एकमात्र यूरोपीय क्षेत्र है। अफ्रीका के मेन लैंड पर स्थित एकमात्र यूरोपीय क्षेत्र कोई है तो वो यही है सेऊटा। प्लाज़ास डे सोबेरानिया में चफारनिसास द्वीप समूह, अल्हुसेमास द्वीप समूह, पेनियोन डे वेलेस डे ला गोमेरा शामिल है। ये सब स्पेनिश नाम है। यद्यपि स्पेन इन क्षेत्रों पर संप्रभुता का प्रयोग करता है, मोरक्को इनकी स्थिति पर लगातार सवाल उठाता है। 1956 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से इन्हें वापस लौटाने की मांग भी कर रहा है, लेकिन ये वापस नहीं लौटा रहे हैं। ये समुद्री चोक पॉइंट का काम करता है। जिब्राल्टर से कोई गुजरेगा तो उसको या ताला लगा करके बंद कर सकता है। यूरोपीय संघ की स्थिति। सेऊटा, मेलिला यूरोपीय संघ की अफ्रीका के साथ मौजूद केवल 2 स्थलीय सीमाओं का निर्माण करते हैं। यह अफ्रीका, पश्चिम एशिया प्रवासियों के यूरोप में प्रवेश करने के सबसे छोटे मार्ग में से एक है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपसे पूछेगा हाल ही में सेऊटा जगह चर्चा में रहा है, कहाँ पर है? तो अफ्रीका के मेनलैंड पर स्थित है। अफ्रीका के बिल्कुल ही नॉर्दर्न पोर्शन जो है जहाँ पर जिब्राल्टर की संधि है वहीं पर यह स्थित है। तो जिब्राल्टर के साउथ में यह स्थित है, ये ज़रूर याद रखिएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर मेलिला स्पेन का यह टेरिटरी यहाँ भी स्थित है।
यहाँ पर भी स्थित है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आज तो 3 टॉपिक थे, तीनों टॉपिक मैंने करवाए हैं भाइयों बहनों। कल से अपना रेगुलर हो जाएगा। उद्देश्य मेरा यही था कि कुछ भी हो, बहुत तेज़ आंधी तूफान के कारण से पूरा इंटरनेट वगैरह बंद हो गया, तो बड़ा मुश्किल से चालू हो पाया है। तो कुछ भी हो जाए लेकिन वीडियो बंद नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, ज़रूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।